शिव वैशाली को लेकर घर आया तो वैशाली अभी तक रो रही थी। उसके पास शब्द ही नहीं थे कि वो किन शब्दों से शिव का शुक्रिया अदा करे। कैसे उसको अपने अंदर चल रहे उसके प्रति मान सम्मान और प्यार प्रेम को दर्शाए। कभी कभी हम खुशी में भी इतना भावुक हो जाते हैं कि अपनी भावनाएं सामने वाले को व्यक्त करने के लिए पूरा शब्दकोश भी कम पड़ता है। वही हाल अभी वैशाली का था। शिव उसको इतना प्रेम देगा, उसको इतना समझेगा, उसको सपने में भी ये उम्मीद नहीं थी। उसके परिवार ने कभी उसको नहीं समझा। तो शिव से तो वो अभी 2 महीने पहले मिली है। सच में किसी को समझने के लिए एक पल काफ़ी होता है, तो कभी कभी पूरी उम्र कम पड़ जाती है। शिव वैशाली को उसके रूम में लेकर आया, उसको बेड पर बैठा के उसके बगल में बैठा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, टीचर अब क्यों रो रही हो। वैशाली के तो आंसू ही नहीं थम रहे थे। उसने सारी हिम्मत जुटा के शिव से आखिर बोल ही दिया था, थैंक यू। शिव ने अपना सिर पीट लिया और बोला, अरे यार टीचर, तुम ऐसे बच्चों जैसे क्यों रिएक्ट कर रही हो। तुमको क्या मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है। उस चोमू को मैंने कल जब सगाई में देखा था तभी शक हो गया था, कुछ तो गड़बड़ है दया। वैशाली शिव को देखने लगी तो शिव फिर उसके आंसू साफ करते हुए बोला, यार टीचर प्लीज़ रोना बंद करो। मैं भी कॉलेज में पढ़ता हूँ, एक नहीं बहुत सी लड़कियों से बातें करता हूँ, या फिर बहुत सी लड़कियाँ मुझसे बातें करती है। इसका मतलब ये तो नहीं होता वो लड़कियाँ गलत है या मैं गलत हूँ। किसी से बात करने में कोई बुराई नहीं होती है। हाँ, ऐसे कुछ चोमू लोग होते हैं जो बाद में कभी मिलते हैं तो नॉर्मल सी बातों को अलग ही वे में ले जाके सामने वाले को परेशान करने लगते हैं। और मोस्टली लड़कियां ये सोचती है, यार ये मेरे कॉलेज का दोस्त है, अगर मैंने इसके बारे में अपने हस्बैंड या किसी और को बताया तो वो कहीं मेरे बारे में गलत ना समझ ले। तो कुछ ऐसा नहीं होता है। इसी सोच की वजह से ऐसे घटिया लोग फ़ायदा उठाते हैं। शिव बोल रहा था और वैशाली उसे देख रही थी। अभी वैशाली कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। शिव फिर एक बड़े भाई के जैसे वैशाली को समझाते हुए सीरियस फेस के साथ बोला, टीचर समझता हूँ हर इंसान का नेचर अलग होता है। जैसे भाई शांत रहना पसंद करते हैं, माँ को बातें करना बहुत पसंद है, और मुझे तो पूछो ही मत। मेरा नेचर तो तुम अच्छे से जानती हो, कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है मुझे। पर गलत चीज़ में ही गुस्सा आता है, वो कंसीडर करके चलना ओके। वैशाली इस बार हल्का सा मुस्कुरा दी। शिव वैशाली को देख के बोला, ओ मैडम मुस्कुराओ मत, मुझे मेरी बात पूरी करने दो, अभी मैं सीरियस हूँ। शिव फिर अपनी पीठ सीधी करके सीरियस होते हुए बोला, तो मैं क्या बोल रहा था। हाँ, सबका नेचर अलग होता है, वैसे ही तुम्हारा है। तुम डरपोक टाइप की हो और साथ में थोड़ी सीधी और भोली भी। पर इतना भोला होना भी अच्छा नहीं होता है कि सामने वाला फ़ायदा उठाने लगे। अपने हक के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए आवाज़ उठाना गलत नहीं है। ना ही इसमें तुम सामने वाले की कोई इंसल्ट कर रही हो। तो तुम्हारे कुछ बोलने पर 4 लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, ये सोच के डरना छोड़ दो और बेझिझक डंके की चोट पर अपना पक्ष रखो। बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। तुम जो इतना ये 4 लोगों के बारे में सोचती हो ना, ये 4 लोग बस इनके जैसी 4 लोगों के पीछे छुप के खुसुर फुसुर करना जानते हैं। अगर इन 4 लोगों के अंदर इतनी हिम्मत होती तो सदियों से छुपे नहीं बैठे होते। आज तक तुमने उन 4 लोगों को देखा है जिनकी याद हमें हर काम में दिला के, हमको डरा के उस काम को करने से रोक दिया जाता है। इंसान ज़्यादा पढ़ाई कर ले तो शॉप नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि 4 लोग बोलेंगे इतनी पढ़ाई की और ये मामूली सी शॉप चला रहा है। और उन 4 लोगों की वजह से जो कभी सामने आके कुछ बोलते ही नहीं, घर वाले जॉब के लिए फोर्स करते हैं, वो इंसान क्या करना चाहता है इस चीज़ का ख्याल किसी को नहीं रहता। और उन 4 लोगों की वजह से वो इंसान ज़िंदगी भर अपने सपनों से, अपनी इच्छाओं से समझौता करता रहता है और लास्ट में मर के चला जाता है। पर वो 4 लोग फिर भी सामने नहीं आते जिन्होंने उनको चैन से, जैसे वो ज़िंदगी जीना चाहता है, वो जीने ही नहीं दी। तो तुम भी अपने लिए आवाज़ उठाना सीखो। 4 लोगों को छुप के बैठे रहने दो। आज तुम अपने लिए एक शब्द भी नहीं बोली तो बहुत बुरा लगा है। मेरी टीचर होकर तुम इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती हो। मैं तुम्हारी जगह होता तो पहली बार में सिर घुमा के मार के फोड़ देता, फिर जिसके जो उखाड़ते बनता उखाड़ के दिखाता मेरा। वैशाली ने अपनी नज़रें नीची कर ली और धीरे से बोली, आगे से नहीं डरूंगी। शिव ने वैशाली का सिर उठाया और उसके गाल खींचते हुए बोला, गुड, अब चलो तुम चेंज कर लो। और हाँ, भाई कल घर आएंगे, वो किसी काम में बिजी है, उनका मैसेज आया था, तो तुम उनके लिए परेशान मत होना।
वैशाली ने बस अपना सिर हिला दिया। शिव फिर खड़ा हुआ और बोला, और अब रोना नहीं ओके। वैशाली ने हल्का सा मुस्कुरा के अपना सिर हिला दिया। शिव जाने लगा पर डोर पर जाके रुक गया और बोला, टीचर, भाई से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि वो जाने। वैशाली फिर शिव को देखने लगी तो शिव मुस्कुरा के बोला, और हाँ, एक ज़रूरी बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है, बोल के शिव चला गया। तो वैशाली पहले तो मुस्कुरा दी, फिर शाश्वत के बारे में सोचते हुए सोच में पड़ गई। शिव ने शाश्वत को सब बताने को क्यों मना किया? क्या शाश्वत सब जान के उसको गलत समझेगा, उसके ऊपर गुस्सा करेगा? और शाश्वत अचानक से चला कहाँ गया और सीधा कल आएगा, ऐसा भी क्या काम है? वैशाली का मन फिर विचलित हो गया था। वैशाली फिर चेंज करने चली गई। अब उसको कुछ ठीक फील हो रहा था। वैशाली चेंज करके आई तो भूमि जी रूम में बैठी थी। वैशाली उनके पास आई और बोली, माँ, आप ऊपर चढ़ के क्यों आई? कुछ काम था तो आवाज़ दे देती। भूमि जी ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने शक किया तुम्हारे ऊपर, मैं सही गलत में फ़ैसला नहीं कर पाई, तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं दिखा पाई, मुझे माफ़ कर दो। वैशाली भी रो दी और भूमि जी के हाथ पकड़ के उनके गले से लगते हुए बोली, माँ प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगो। भूमि जी बोली, बेटा बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, और आज समझाने के लिए मेरा बड़ा बेटा भी नहीं था, इसलिए गलती हो गई, पर आज मुझे पता चला मेरा छोटा बेटा भी कम समझदार नहीं है। वैशाली भूमि जी से दूर हुई और उनके आंसू पोंछते हुए बोली, माँ प्लीज़ आप रो मत। भूमि जी वैशाली के गाल पर हाथ रख के प्यार से बोली, तुमने मेरे घर को इतने अच्छे से संभाल लिया, मेरे छोटे बेटे को समझदार बना दिया, और मैं तुम पर विश्वास नहीं कर पाई। दूसरी बार मुझसे गलती हुई है। वैशाली अब थोड़ी कंफ्यूज हो गई और नासमझी से भूमि जी को देखने लगी। तो भूमि जी वैशाली के मन की बात समझते हुए बोली, पहली गलती तब हुई थी जब तुमको दिल से बहू मान लिया था और कुल देवता ने भी आशीर्वाद दे दिया था, पर पता चला तुम मांगलिक हो तो मैंने तुमसे शाश्वत की शादी करवाने का ख्याल छोड़ दिया। पर उस समय शाश्वत ने मुझे समझाया, जीवन और मृत्यु ऊपर वाले के हाथों में होती है, जन्म से पहले हमारी मृत्यु तय हो जाती है, तो किसी के मांगलिक होने ना होने से किसी दूसरे के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कौन सा मांगलिक हूँ जो शाश्वत के पापा इतनी जल्दी गुजर गए। मुझे शाश्वत की बात समझ में आई और मैंने अपना फैसला बदल दिया, और वो मेरे जीवन का सबसे सही फैसला था। पर आज मैंने फिर एक गलती कर दी, मैंने अपनी बेटी जैसी बहू पर विश्वास खो दिया। बोलते हुए भूमि जी रो पड़ी तो वैशाली उनके गले से लग के उनको शांत करवाने लगी। जल्दी वैशाली ने भूमि जी को शांत करवा के उनके रूम में छोड़ा और उनको सोने का बोल के अपने रूम में आ गई। लेकिन अब वैशाली के दिल दिमाग में अलग ही उलझन ने जगह ले ली थी। उसको तो आज तक यही लगता था भूमि जी ने उसको मांगलिक होने के बाद भी शाश्वत के लिए चुना, पर भूमि जी के पीछे शाश्वत था। शाश्वत ने क्यों भूमि जी को समझाया होगा? शाश्वत ने कहीं उसके ऊपर तरस तो नहीं खाया? शाश्वत का नेचर हम्बल है, वो किसी को भी तकलीफ में देखता है तो अपने एंड तक जाके मदद करता है। तो क्या शाश्वत ने उसकी मदद करने के लिए बस शादी की? हाँ, यही हो सकता है, वरना शाश्वत जैसा अमीर लड़का उससे शादी क्यों ही करना चाहेगा और क्यों अपनी माँ को समझाएगा? तभी तो शाश्वत ने इतनी आसानी से बिना भूमि जी से एक शब्द बोले शादी कर ली। वैशाली को अब एहसास हो रहा था, जिस दिन शादी हुई शाश्वत उस दिन इतना नॉर्मल क्यों था? क्यों उसने एक शब्द भी भूमि जी से नहीं बोला? वो तो उसके ऊपर दया दिखा रहा था, तो कैसे बोलता? शाश्वत ने शादी भूमि जी के दबाव में आके नहीं की, उसके ऊपर तरस खा के की। वैशाली की पूरी रात शाश्वत और अपनी शादी के बारे में सोचते हुए निकल गई। नेक्स्ट डे वैशाली अपने समय से उठ गई थी, पर भूमि जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कल की घटना के बाद उनका बीपी लो हो गया था, जिससे उनको बहुत कमज़ोरी और चक्कर सा फील हो रहे थे। वैशाली ने उनको आराम करने को कहा और अपने घर के कामों में लग गई, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। शाश्वत अभी तक घर नहीं आया। सुबह से दोपहर हो गई। वैशाली ने भी शाश्वत की चिंता में कुछ नहीं खाया था कि शाम होने को थी, तब शाश्वत घर आया। शिव भी आज सुबह अपने कॉलेज चला गया था। भूमि जी भी आराम कर रही थी, पर वैशाली ही थी जो बैठी शाश्वत का रास्ता देख रही थी। और जैसे शाश्वत आया, वैशाली भाग के उसके पास आई और बोली, आप आ गए। पर शाश्वत बहुत थका हुआ था, इसलिए वैशाली को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए
अपने रूम की तरफ जाते हुए बोला, हाँ। वैशाली को थोड़ा अजीब लगा, पर वो कुछ बोली नहीं और जल्दी से किचन में जाके शाश्वत के लिए चाय बना के रूम में आई और शाश्वत बाथरूम में था। वैशाली फिर शाश्वत के बाहर आने का वेट करने लगी और शाश्वत का वेट करने की मेन वजह एक ये भी थी कि अब वैशाली ने सोच लिया था वो शाश्वत से एक चीज़ नहीं छुपाएगी। शिव ने मना किया, पर वो शुरू से अपने कॉलेज टाइम से लेकर अभी कल जो हुआ सब कुछ एक एक बार शाश्वत को बता देगी। शाश्वत ने उसके लिए इतना कुछ किया, उसके बारे में जानते हुए कि वो मांगलिक है, उससे शादी की, भले दया की, पर वो सच में दया की ही तो काबिल है। उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया। अगर शाश्वत भी दया नहीं दिखाता तो वो कहाँ जाती। इतने अच्छे इंसान से अब वो कुछ नहीं छुपाएगी। फिर वो बाद में शाश्वत का फैसला होगा कि वो ये सब जानने के बाद क्या करता है। वैशाली ने पूरी रात सोचने में ही गुजार दी थी। हाँ, उसको बुरा लगा, शाश्वत ने उसके ऊपर दया दिखाई, पर जब उसने अपने शादी से पहले के जीवन के बारे में सोचा तो उसको ये दया का जीवन ज़्यादा अच्छा लगा। पर वो शाश्वत जैसे अच्छे इंसान को धोखे में नहीं रख सकती थी। हाँ, बात इतनी बड़ी नहीं थी, पर थी तो। रिश्ता भले दया से तर्स खा के शुरू हुआ हो, लेकिन शाश्वत की नज़रों में उसने प्यार देखा है। ये जिम्मेदारी वाले प्यार से कुछ ज़्यादा वाला प्यार था। शायद वही ज़्यादा सोच लेती है कभी कभी। उसको अपनी आदतें सुधारनी होगी और शुरुआत शाश्वत को सच बताने से करेगी वो। वैशाली सोच रही थी कि शाश्वत का फ़ोन लगातार वाइब्रेट होने लगा। शाश्वत के व्हाट्सएप पर कोई फ़ोटो भेज रहा था। वैशाली ने एक नज़र फ़ोन को देखा, फिर बाथरूम की तरफ देखने लगी कि फिर शाश्वत के फ़ोन में किसी सागर मार्केटिंग लिख के कॉल आने लगा। वैशाली को लगा कोई ज़रूरी कॉल तो नहीं है, इसलिए उसने फ़ोन उठाया और बाथरूम के पास आई और शाश्वत को आवाज़ ही देने वाली थी कि कॉल कट गया। वैशाली ने गहरी सांस ली और अब वो क्या करे, शाश्वत से बोले कि नहीं। वो सोच ही रही थी कि उसका अंगूठा गलती से फ़ोन में टच हो गया और व्हाट्सएप पर जो फ़ोटो आ रही थी वो ओपन हो गई। वैशाली को इस बात का एहसास हुआ कि व्हाट्सएप ऑन हो गया है, तो उसने तुरंत फ़ोन बंद करने के लिए फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो उसमें जो फ़ोटो ओपन हुई वो देख के तो वैशाली के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये उसकी और मुकुंद की फ़ोटो थी। कोई उसकी और मुकुंद की फ़ोटो शाश्वत को भेज रहा है। वैशाली की घबराहट से सांसें ऊपर नीचे हो गई। ये फ़ोटो शाश्वत को कौन भेज रहा होगा? मुकुंद तो जेल में है, तो क्या जानू ने पहले भी शाश्वत को फ़ोटो भेजी है, इसलिए शाश्वत उसको इग्नोर कर रहा है। मतलब शाश्वत गुस्सा है उससे। अब तो वैशाली की आंखों से फिर नदियाँ बहने लगी। वो फिर भी अपने आप को कोसने लगी, इतना डर किस काम का, जो तू हर जगह पीछे है। इनको कहीं और से बात पता चल गई, अब तेरा इनका कुछ भी बताने का कोई मतलब नहीं। इनको तो पहले ही सब पता चल चुका होगा, अब ये तेरी बातों में विश्वास करेंगे क्या? सोचते हुए वैशाली और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कल शाश्वत ने उससे पूछा था, मतलब कल से ही शाश्वत सब जानता है। वैशाली सोचते हुए खुद के मन में बोली, उन्होंने मुझे सच बोलने का मौका दिया, पर तू बोल नहीं पाई। कल उनकी आंखों में नाराज़गी थी, उसी समय तुझे समझ जाना चाहिए था। अब ये तुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। सब सोचते हुए वैशाली फूट फूट के रो रही थी कि शाश्वत बाथरूम से बाहर आया और वैशाली को रोता देख थोड़ा शौक हो गया और बोला, तुमको क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वैशाली घबरा सी गई। उसके हाथ से शाश्वत का फ़ोन छूट गया। वैशाली ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन फ़ोन नीचे कारपेट पर गिरा, जिससे फ़ोन को कुछ नहीं हुआ। शाश्वत ने एक नज़र नीचे गिरे फ़ोन पर डाली तो उसमें वैशाली और मुकुंद की साथ में जो फ़ोटो थी वो स्क्रीन पर थी। वैशाली ने भी फ़ोटो देखी और शाश्वत से डरते हुए बोली, प्लीज़ आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है, ये फ़ोटो झूठी है। शाश्वत ने फ़ोन उठाया और बोला, तुम पहले रोना बंद करो। बोलते हुए शाश्वत ने फ़ोन से वैशाली और मुकुंद की सारी फ़ोटो डिलीट की और जिस नंबर से फ़ोटो आई थी उसको ब्लॉक में डाल दिया। फिर फ़ोन टेबल पर रखने लगा। वैशाली को लगा शाश्वत उससे गुस्सा है, इसलिए उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा, पर शाश्वत अपनी फैक्ट्री को लेकर अलग उलझन में था। पर वैशाली ने अब सोच लिया था वो अपने मन की बात शाश्वत से बोल के ही रहेगी। शाश्वत टेबल पर फ़ोन रख रहा था कि वैशाली ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, प्लीज़ मेरा विश्वास करिए, मैं आपको सब बताना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई।
शाश्वत रात भर जगा था। अब उसका सिर दर्द हो रहा था तो वो वैशाली को बीच में ही रोकते हुए उसको दोनों बाजू से पकड़ के बोला, प्लीज़ पहले तो रोना बंद करो। वैशाली सीधा नीचे बैठ गई और शाश्वत के पैर पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। शाश्वत की आंखें बड़ी हो गई। उसने वैशाली को उठा के खड़ा किया और उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोला, ये क्या तरीका है अपनी बात बोलने का। वैशाली थोड़ा सहम सी गई पर फिर भी डरते हुए बोली, मेरा इस लड़के से कोई लेना देना नहीं है, वो बस कॉलेज। वैशाली बोल रही थी कि शाश्वत उसको रोकते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा तुमसे। वैशाली शाश्वत को देखने लगी और अटकते हुए बोली, मुझे पता है आप बहुत गुस्से में हो, माफ़ कर दो। कल आपने मौका दिया पर मैंने गवा दिया। शाश्वत गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, हाँ पूछा था क्योंकि मैं बस इतना जानना चाहता था कि तुमको जो प्रॉब्लम है उसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्या, पर तुमने मुझे इस लायक नहीं समझा। वैशाली अपनी आंसू भरी आंखों से शाश्वत को थोड़ी हैरानी से देखने लगी। शाश्वत आगे बोला, और थोड़ा हर्ट भी हुआ मुझे क्योंकि कल भी किसी ने मुझे फ़ोटो भेजे थे तो मैं तुमसे जानना चाहता था ये सब क्या है। क्या वो लड़का तुमको परेशान कर रहा है? तुम उसकी वजह से इतनी डरी डरी रहती हो पर तुम कुछ नहीं बोली। अगर बोलती तो शायद मैं कुछ मदद कर पाता और गुस्सा नहीं हूँ। मेरी बस नाराज़गी है तुमसे, इस बात से नहीं कि तुमने उस लड़के के बारे में मुझे नहीं बताया। ये तुम्हारी लाइफ है, ये तुम्हारे डिसीज़न है, तुमको क्या मुझे बताना है क्या नहीं। हर इंसान का एक पर्सनल स्पेस होता है और शायद वो लड़का इतना भी ज़रूरी नहीं होगा कि मैं उसके बारे में जानूं। बस नाराज़गी इस बात पर है कि तुमने मुझसे नज़दीक या प्यार की वजह से नहीं, उस लड़के के डर की वजह से बढ़ाई। बहुत हैप्पी था मैं, हम दोनों आगे बढ़ गए, पर आगे बढ़ने की वजह बस तुम्हारा डर था। वैशाली की आंखों से आंसू फिसलते जा रहे थे। वो सच में शाश्वत को, उसकी सादगी को, उसके प्यार को समझ ही नहीं पाई। शाश्वत कितना समझदार है, उससे कितना प्यार करता है, बिन बोले सब समझ लेता है, हर जगह समझदारी दिखाता है। और एक वो है, अपनी बेवकूफ़ियत की वजह से शाश्वत को हर्ट कर देती है। रात भर उसने क्या क्या नहीं सोचा। अगर तरस में ऐसा सुंदर प्यार मिलता है तो वो हर जन्म में ऐसे प्यार को भीख मांग के दया में लेना चाहेगी। वैशाली को रोता देख शाश्वत ने उसके आंसू पोंछे और बोला, तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना ही कभी कॉलेज गया, पर इतना समझता हूँ दोस्त होते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। बाकी रही बात इन फ़ोटो की तो मैं कल ही कंप्लेन करने वाला हूँ जानू के अगेंस्ट, और तुम प्लीज़ डरना बंद करो। और हाँ, कल तुम कॉल कर रही थी तो मैं हॉस्पिटल में था। फैक्ट्री में एक आदमी का हाथ मशीन के नीचे आ गया तो वो सारा मामला हैंडल करने के लिए गया था। रात भर वहीं था। उसकी फैमिली में कोई और नहीं है कमाने वाला, तो सभी बहुत परेशान थे। इन सब में कॉल करने का टाइम नहीं लगा। अभी सिर में बहुत दर्द है, थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। वैशाली ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और बोली, आप सो जाइए। शाश्वत फिर कुछ नहीं बोला और जाके चुपचाप लेट गया। और वैशाली उसे देखते हुए मन में बोली, माफ़ कर दीजिए मुझे, जो आपको अभी तक समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब समझ गई हूँ और आपकी नाराज़गी मैं दूर करके रहूँगी। शाश्वत की नींद सीधा शाम को खुली। वो उठ के बैठा तो उसकी नज़र टेबल पर गई जहाँ एक पेपर रखा था और उसके पेपर पर एक गुलाब का फूल रखा था। शाश्वत की आंखें छोटी हो गई। उसने गुलाब साइड रखा और पेपर उठा के पढ़ा तो वो एक शब्द पढ़ते ही पहचान गया। ये वैशाली की राइटिंग है, पर उस पूरे पेपर पर लिखी बात पढ़ के शाश्वत की आईब्रो सिकुड़ गई, पर साथ में उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान भी आ गई थी। पेपर में लिखा था, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। शाश्वत उठा और रूम से बाहर आके वैशाली को देखने लगा, पर उसे वैशाली कहीं दिखी नहीं। लेकिन बाहर गार्डन से कुछ आवाज़ें आ रही थी तो शाश्वत शू रैक के पास आया और गार्डन में जाने के लिए अपने स्लीपर पहनने लगा तो स्लीपर के बगल में रखे उसके शू में एक पेपर घुसा हुआ था। शाश्वत ने फिर आंखें छोटी कर ली और वो पेपर निकाल के पढ़ा तो उसमें लिखा था, तुम ही मुझसे रूठ गए तो किससे बात करूं मैं, जी उठता हूं तुमसे मिलके, जो तुम हो तो मैं हूं, मुझसे इस पल हो मुँह फेरे, फिर भी हो तुम मेरे, चलो जाने दो अब छोड़ो भी। इस बार शाश्वत के होठों पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई। उसने वो पेपर अपनी पॉकेट में रखा और गार्डन में आया तो वैशाली सी और भूमि जी घास पर बैठे शाम की चाय का मज़ा लेते हुए किसी टॉपिक पर हंस हंस के बातें कर रहे थे।
वैशाली ने एक नज़र शाश्वत को देखा, फिर शिव से बात करने लगी। शाश्वत भी सबके पास आके बैठ गया। अब सब साथ थे तो शाश्वत वैशाली से कोई बात नहीं कर सकता था। वैशाली ने भी केतली से शाश्वत के लिए कप में चाय निकाली और उसकी तरफ नज़रें झुका के बढ़ा दी। शाश्वत ने वैशाली के हाथ से चाय की प्लेट ली और प्लेट से चाय का कप उठाया तो कप के नीचे भी एक पर्ची थी। शाश्वत ने वैशाली की तरफ देखा तो वैशाली ने मुस्कुरा के अपनी नज़रें नीची कर ली। शाश्वत ने सबकी नज़रों से बचते हुए वो पर्ची खोली और पढ़ते हुए चाय पीने लगा, लेकिन पर्ची पढ़ के बेचारे का चाय से मुँह ही जल गया। पर्ची में लिखा था, मिलो ना तुम तो हम घबराई, मिलो तो आँख चुराई, हमें क्या हो गया है, तुम ही को दिल का राज बताई, तुम ही से राज छुपाई, हमें क्या हो गया है। शाश्वत वैशाली की तरफ देखने लगा तो वैशाली ने नमकीन का पैकेट उठाया और धीरे से शाश्वत की तरफ बढ़ा के शिव जो बोल रहा था उसकी बात का जवाब देने लगी। शाश्वत को कुछ समझ तो नहीं आया, पर उसने फिर नमकीन का पैकेट ले लिया। उसको अभी वैशाली कुछ ज़्यादा ही बदली बदली लग रही थी। वो तो अभी वैशाली से कुछ बात भी नहीं कर सकता। बोलेगा क्या सबके सामने, और साइड में चलने को बोलेगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। सभी कितने प्यार से बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं। शाश्वत ने फिर अपनी चाय फिनिश करने का सोचा तो उसका ध्यान नमकीन के पैकेट पर गया। उसको भूख तो लगी ही थी तो उसने पैकेट की जिप ऑन की और नमकीन लेने के लिए अपना हाथ पैकेट में डाला तो उसके हाथ इस बार एक छोटा सा खत लगा। शाश्वत की आंखें फिर छोटी हो गई। शाश्वत ने खत ओपन किया तो उसके अंदर एक लाल गुलाब था और उसमें लिखा था, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। अब तो शाश्वत हंसे बिना नहीं रह पाया। शाश्वत को हंसता देख तीनों उसको देखने लगे। शिव शाश्वत को देख के बोला, क्या हुआ भाई, आप ऐसे क्यों हंस रहे हो। शाश्वत तुरंत सीरियस हो गया और वैशाली का भेजा खत, अरे मतलब दिल, फिर से नमकीन के पैकेट में छुपाते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम्हारी बात सुन के हंसी आ गई। शिव मुंह बना के बोला, भाई इसमें क्या हंसने वाली बात है, वो ज्योति की बच्ची भूत जैसे मेरे पीछे पड़ गई है, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। इतना इरिटेशन होता है कि पूछो मत, और आपको मज़े आ रहे हैं। शाश्वत ने जल्दी से अपना सिरनामी हिला दिया। वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था, इसलिए उठ के बोला, मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर में आता हूँ, बोल के शाश्वत चला गया। वैशाली मासूम सा मुंह बना के शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत हंसता तो, पर फिर सीरियस होकर चला गया। क्या शाश्वत ने उसको माफ़ नहीं किया। वैशाली सोच रही थी कि शिव बोला, टीचर अब तुमको क्या हुआ, बोलो मैं कैसे उस ज्योति से पीछा छुड़ाऊँ, तुम बात करो ना उससे। वैशाली ने अपना सिर हिला दिया तो शिव ने तुरंत उसका अपना फ़ोन निकाल के दिया और बोला, अभी बात करके बोलो उसको, मुझे परेशान ना करे। वैशाली ने फ़ोन लिया और उठ के बोली, मैं बात करके आती हूँ। शिव ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छे से क्लास लगाना उसकी। वैशाली मुस्कुरा के दूसरी साइड आ गई। वो ज्योति को कॉल करती उससे पहले उसकी नज़र घर के अंदर हॉल में बैठे शाश्वत पर गई। वैशाली फिर उदास हो गई। उसको लग रहा था शाश्वत अभी तक उससे नाराज़ है। वैशाली सोचने लगी कैसे शाश्वत को मनाए, पर उसके लिए एक नई चीज़ थी। उसने कभी पहले किसी को नहीं मनाया था, इसलिए उसके पास आइडिया थोड़े कम थे। लेकिन वैशाली के दिमाग में फिर एक चीज़ आई तो उसने वहाँ काम कर रहे सर्वेंट से एक पेन और पेपर मंगवाया और उसमें कुछ लिख के सर्वेंट से बोली, ये सर को दे दीजिए। सर्वेंट ने शाश्वत को पेपर ला के दिया तो शाश्वत बोला, ये क्या है अंकल। सर्वेंट बोला, बेटा बड़ी बहू ने आपको देने के लिए दिया है। शाश्वत ने ओके बोल के पेपर लिया और उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था, तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा ना होना, कभी मुझसे जुदा ना होना। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा ना होना, कभी मुझसे जुदा ना होना। शाश्वत मुस्कुरा तो दिया लेकिन अपना सिर भी पीट लिया और खुद से बोला, ये लड़की पागल हो चुकी है। तभी एक छोटा सा पत्थर विंडो से टकराया। शाश्वत ने विंडो की तरफ देखा तो बाहर वैशाली कान पकड़ के उठक बैठक कर रही थी। शाश्वत की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत उठ के बाहर वैशाली के पास आया, पर वो वैशाली तक पहुंचता उससे पहले शिव टपक पड़ा और वैशाली से बोला, टीचर बात की उस चुड़ैल से। वैशाली ने थोड़ी दूर खड़े शाश्वत को देखा, फिर शिव से बोली, अभी नहीं। शिव ने मुंह बना लिया और वैशाली के हाथ से फ़ोन लेकर ज्योति को कॉल लगा दिया और बोला, ये लो बात करो, अच्छे से फटकार लगाना,
वैशाली ने फ़ोन पकड़ लिया तो शिव का ध्यान फिर शाश्वत पर गया। शिव शाश्वत के पास आके बोला, अच्छा हुआ भाई आप मिल गए, मैं आप ही के पास आ रहा था। शाश्वत बोला, क्यों क्या हुआ? शिव बोला, ये तो आप बताओ क्या हुआ, आप रात भर गायब थे। शाश्वत फिर सीरियस हो गया और शिव को फैक्ट्री में जो घटना हुई वो विस्तार में बताने लगा। शिव भी सीरियस होकर हैरानी और दुख दोनों के साथ शाश्वत की बातें सुनने लगा। ज्योति ने भी जल्दी ही कॉल पिक कर लिया और शिव का नंबर देख के ज्योति खुद ही बोली, और हीरो माफ़ किया ना तुमने मुझे। ज्योति की बात सुन के वैशाली, जो बेचारगी से शाश्वत का सीरियस फेस देख के टेंशन में आ गई थी, वो ज्योति से बोली, यार मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वैशाली की आवाज़ सुन के ज्योति भी सीरियस होते हुए बोली, क्या हुआ तुमको, और तुम शिव के फ़ोन से कॉल कर रही हो, सब ठीक तो है ना? वैशाली बोली, बाकी सब तो ठीक है, बस मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में मैंने अपने हाथों से ग्रहण लगा लिया। ज्योति परेशान होते हुए बोली, यार ये कोड वर्ड में बात करना बंद कर, सीधा सीधा बोल बात क्या है। वैशाली ने शॉर्ट में ज्योति को सब बता दिया। ज्योति भी सीरियस होते हुए बोली, यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। वैशाली ने नम आवाज़ में बस कर दिया। ज्योति फिर कुछ सोच के बोली, पर मेरे पास एक आइडिया है। वैशाली बोली, क्या? उसे मान जाएंगे? ज्योति बोली, 99% तो गारंटी है, बाकी तेरे ऊपर है, तू ये काम ठीक से कर पाती है कि नहीं। वैशाली बोली, तुम बोलो, इनको मनाने के लिए अब मैं कुछ भी करूँगी। ज्योति ने अपना प्लान बताना शुरू किया। जैसे जैसे ज्योति प्लान बता रही थी, वैशाली की आंखें बड़ी होती जा रही थी। सब सुनने के बाद वैशाली थोड़ा हिचकिचा के बोली, क्या इससे सब ठीक हो जाएगा? ज्योति बोली, 100% मेरी जान, बस तुम एक बार करके तो देखो। वैशाली ने बोल के कॉल कट कर दिया। देर रात वैशाली शाश्वत का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन शाश्वत था कि शाम को ही उस इंसान को जिसको चोट आई थी उसको देखने के लिए हॉस्पिटल निकल गया था, पर अभी तक आया नहीं था। वैशाली की भी शाश्वत से कोई बात नहीं हो पाई थी। वैशाली का मन कुछ विचलित था तो कुछ घबराई हुई कि ज्योति का ये आइडिया काम आएगा कि नहीं, कहीं शाश्वत उससे और नाराज़ ना हो जाए। वैशाली इंतज़ार में थी कि डोर पर आवाज़ आई। वैशाली समझ गई शाश्वत आ गया। वैशाली के फेस पर मुस्कान आ गई, वह अपने प्लान के साथ रेडी थी। वैशाली उठ के डोर के पास आई और डोर ओपन करने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसके हाथ एक हिचक से फिर पीछे हो गए। वो फिर से सोचने लगी, क्या वो ये सब सही कर रही है? शाश्वत कहीं उसे गलत ना समझ ले। पर वैशाली के दिमाग में ज्योति की सिखाई बातें भी चल रही थी, लड़के कैसे होते हैं और उनको कैसे मनाना चाहिए। वैशाली को थोड़ी शर्म भी लग रही थी, पर शर्म और डर से उसने अपने खुद का बेड़ा गर्क करके रखा था। अब जो होगा देखा जाएगा, लो प्रभु का नाम और अपने प्लान पर लग जाओ। वैशाली ने अपने आप को समझाया और शर्म हया आज सब साइड रख के बस शाश्वत को मनाने के लिए वैशाली अपने नेचर के विपरीत काम करने लगी। वैशाली ने जल्दी से डोर की चिटकनी ऑन की और भाग के साइड में चली गई। शाश्वत जो अभी तक ये सोच के डोर खोलने की कोशिश कर रहा था कि डोर को अचानक हुआ क्या, जाम हो गया क्या, वैशाली अंदर है, कहीं वो बेचारी डर ना जाए कि अचानक से डोर ओपन हो गया और शाश्वत बेचारा गिरते गिरते बचा। लेकिन रूम में एकदम अंधेरा देख के शाश्वत की आंखें बड़ी हो गई। उसने वैशाली को आवाज़ लगाई। पीछे खड़ी वैशाली मुस्कुरा दी और उसने इलेक्ट्रिक दिए ऑन कर दिए। शाश्वत ने रूम में चारों तरफ दिए देखे तो उसकी आंखें छोटी हो गई। तभी उसके कानों में चूड़ियों की आवाज़ के साथ साथ एक धीमे से गाने की आवाज़ भी पड़ी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देखकर तुम ज़रा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी तुम मुझसे खफा हो। गाना सुन के और वैशाली को देख के शाश्वत का गला सूख गया। ब्लैक चमकदार साड़ी, ओपन बाल, होठों पर लाल चटक लिपस्टिक, शॉर्ट में बोले तो एकदम हॉट लुक, ऊपर से कैंडल जलती हुई, फेस रोशनी से और चमक रहा था। जो देखे एक बार घायल जरूर हो जाए, वही हाल शाश्वत का था। ये सब था क्या और क्यों था? बेचारे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वैशाली एक हॉट रैम वॉक के साथ हाथ में कैंडल लिए शाश्वत के पास आई और कैंडल को एक शरारती अंदाज में फूंक मार के बुझा के ऐसे रखते हुए अपनी मधुर सी आवाज़ में बोली, आ गए आप। शाश्वत को तो कुछ सुनाई नहीं दिया, वो तो मंत्रमुग्ध हो चुका था।
उसके आसपास क्या घटित हो रहा है उसे अभी कोई होश नहीं था। वैशाली कैंडल रख के शाश्वत के ओर करीब आई और प्यार से शाश्वत के गाल पर अपना हाथ रख लिया और उसको हक करते हुए बोली, कहाँ थे अभी तक आप? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। शाश्वत वैशाली के स्पर्श से एक करंट एक साथ होश में आया और उसने तुरंत वैशाली को अपने आप से दूर कर दिया। तो वैशाली डर गई, उसका सारा कॉन्फिडेंस फिर फुस हो गया। पर उसको ज्योति की बात याद आई, ये लड़के ऐसे ही भाव खाते हैं, तुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वैशाली तो बेचारी शाश्वत को न समझ पा रही थी, न उसको कुछ बोलने का मौका दे रही थी। शाश्वत ने बस वैशाली से कुछ बोलने के लिए मुँह खोला ही था कि वैशाली ने फिर लड़कियों वाली क्यूट एंड हॉट अदाओं के साथ शाश्वत के गले में अपनी बाहें डाल ली और अपनी उंगलियों को उसके बालों में घुमाते हुए बोली, अजी रूठकर अब कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे हम ही पाएंगे। शाश्वत को दिल में हलचल महसूस हुई, लेकिन उसने अपनी आंखें भी छोटी कर ली थी। वो वैशाली को समझाना चाहता, अरे यार मैं गुस्सा नहीं हूँ, प्लीज़ मेरे ऊपर गुस्सा होने का टैग लगाना बंद करो। अभी वर्कलोड ज़्यादा है, इसलिए बैठ के बात करने का समय नहीं मिल पा रहा। लेकिन वैशाली तो ज्योति की सिखाई धुन में थी। वैशाली शाश्वत के होठों की तरफ बढ़ने लगी तो शाश्वत की आंखें बड़ी हो गई। ये वैशाली को हुआ क्या है? जरा से मजाक से बेड के नीचे छुप के बैठने वाली लड़की आज उसको ऐसे किस करने के लिए आतुर है। कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्या चल रहा है वैशाली के दिमाग में। सोचते हुए शाश्वत ने वैशाली का सिर पकड़ लिया और गोल गोल घुमाते हुए बोला, जाइएगा नहीं, साथ में तुमको भी लेकर जाऊंगा और डॉगी के पास छोड़कर आऊँगा। वैशाली ने डर से तुरंत अपने हाथ शाश्वत के गले से हटा दिए। शाश्वत भी वैशाली का सिर छोड़ते हुए बोला, ये सब क्या है? वैशाली ने मासूम सा मुंह बना लिया। उसको लगा ही था शाश्वत गुस्सा करेगा, इतना तो वो शाश्वत के बारे में समझ ही गई थी। पर ज्योति नहीं, ऐसे लड़के तुरंत मान जाते हैं, बोल के उसको और फंसवा दिया। अब वो शाश्वत और गुस्सा करेगा, वो कैसे मनाएगी? वैशाली बेचारों सा मुंह लिए सोच रही थी कि शाश्वत फिर वैशाली का सिर गोल गोल घुमाते हुए बोला, अब क्या सोच रही हो? वैशाली अपनी सोच से बाहर आई और हिचकिचाते हुए अपनी नज़रें नीची करके बोली, मैं बस आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप बात नहीं कर रहे तो बता नहीं सकती कितना बुरा फील हो रहा है। लगे तो जो आपको मेरे लिए अच्छी सज़ा लगे वो दे लीजिए, पर ऐसे शांत मत होइए, मुझे बहुत डर लगता है आपकी शांति से। शाश्वत ने अपना सिर पीट लिया और बोला, तुमको किसने बोला मैं तुमसे बात नहीं कर रहा? दोपहर को घर आया, उसके बाद सो गया, शाम को सो के उठा तो सब साथ में थे। फिर मुझे हॉस्पिटल जाना था, अभी आया हूँ। बात करने का समय होगा तब ना बात करूँगा आराम से। तुम एक तो फ़ोन भी नहीं रखती हो कि इंसान कॉल पर ही सही बात तो कर सके, ऊपर से ओवर थिंकिंग तो नेक्स्ट लेवल है तुम्हारी। वैशाली ने भोला सा फेस बना लिया और शाश्वत को देखते हुए बोली, आप गुस्सा नहीं हो मुझसे? शाश्वत बोला, पर मैं गुस्सा क्यों हूँगा तुमसे? वैशाली बोली, वैशाली बोलने में डर रही थी, ऐसी बात वो कैसे बोलती? पर शाश्वत सब समझते हुए बोला, तुमको एहसास है तुमने क्या गलती की? बस बात वहीं ख़त्म। जरा जरा सी चीज़ों को लेकर बैठूंगा तो हो गया मेरा जीवन पार। वैशाली ने अपना सिर नीचे कर लिया और बोली, सॉरी, मैं आगे से आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। शाश्वत गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम फिर गलत राह पकड़ रही हो। तुम मुझे बताओ या ना बताओ ये मैटर नहीं करता, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, जैसा कि तुम लोगों से नहीं, लोग तुमको देख के डरे। पर्सनैलिटी को चेंज करो, स्ट्रॉन्ग बनो। ये सजना धजना, ये ऐसे रोमांटिक सीन तैयार करना, इन सब में मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन जिस दिन तुम अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लोगी, सच में बहुत अच्छा लगेगा। वैशाली शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत आगे बोला, ऐसा एक नहीं बहुत से लोग मिलेंगे। तुम कोई स्कूल में पढ़ने वाली 4 साल की बच्ची नहीं हो जो मेरे पास कंप्लेन लेकर आओगी। ये मुझे परेशान कर रहा है कि वो ऐसा बोल रहा है। स्ट्रॉन्ग बनो, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना सीखो। एक बार अपने आप को चेंज किया तो कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोपहर को ही बोला था, हर इंसान का अपना खुद का एक पर्सनल स्पेस होता है, तो तुमको अपनी हर एक बात मुझसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस उस समय ये सोच के नाराज़गी थी कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से बात अगर आगे बढ़ जाती तो क्या होता। आजकल के लोग क्या कर गुजरे हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और तुमने डर की वजह से
मुझे सच बताने से ज़्यादा ज़रूरी मेरे नज़दीक आना ज़्यादा अच्छा समझा। क्या नज़दीक आ जाने से रिश्ते मजबूत हो जाते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो आज तक यही लगता था विश्वास से रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर तुमने डर से नहीं दिमाग से सोचा होता तो शायद बात आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। कभी एक बार भी अपने डर को साइड रख के शांत दिमाग से सोचा है आज का समय कितना खतरनाक है? रोज़ ऐसे केस सुनने को मिलते हैं कि एसिड डाल दिया, कि मार के फेंक। शाश्वत बोलते हुए चुप हो गया। फिर उसने अपने फोरहेड पर हाथ रख के कहा, कुछ अनहोनी हो जाती तो क्या करती इस डर का? वैशाली अब समझ चुकी थी शाश्वत की नाराज़गी उसकी चिंता की वजह से थी। वैशाली ने अपना सिर नीचे कर लिया और आगे बोली, सॉरी। और बोलती भी क्या, शाश्वत की केयर के आगे उसका तो अपना 1000 बार भी सॉरी बोलना रत्ती भर लग रहा था। पर शाश्वत वैशाली को दोनों बाजू से पकड़ के बोला, मैं समझता हूँ तुम बहुत भोली हो, पर ये जो समय चल रहा है उसमें भोले लोगों का कोई काम नहीं है। पता है भोले लोगों को आज के समय में क्या बोलते हैं? कम दिमाग, ऑटिस्टिक, न जाने क्या क्या। मैं नहीं कहता एकदम चालाक लोमड़ी बन जाओ, पर अपनी पर्सनैलिटी को इतना डेवलप करो कि अपने खुद के लिए सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब दे सको, ना कि सब सामने वाले की बातें सुन के अपनी नदियाँ बहती रहो। वैशाली अपना सिर नीचे करके शाश्वत की बातें सुन रही थी और समझने की कोशिश भी कर रही थी। शाश्वत को लगा अब शायद वो ज़्यादा बोल रहा है, वैशाली को हर्ट भी कर सकती है उसकी बातें, इसलिए वो बात को बदलते हुए बोला, वो सेट तो मैं भूल ही गया। वैशाली ने सिर उठा के शाश्वत को देखा तो शाश्वत तुरंत डोर के बाहर चला गया। वैशाली उसको देखने लगी। शाश्वत बाहर से बड़ी सी गुल्लक और एक पुराने गानों से भरा एफएम लेकर आया। उस समय डोर एक हाथ से खुल नहीं रहा था तो शाश्वत ने अपने हाथ में पकड़ा सामान बाहर ही रख दिया था। वैशाली शाश्वत को ध्यान से देख रही थी। शाश्वत वैशाली के पास आया और उसके हाथ में गुल्लक पकड़ाते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए, अब रोज़ से इसमें पैसे डालना ओके। वैशाली की आंखें नम तो होठों पर मुस्कान आ गई। शाश्वत ने फिर एफएम वैशाली के हाथ में पकड़ाया और बोला, ये तुम्हारे लिए, इसमें बहुत से पुराने सॉन्ग है, आराम से सुनो और मुझे पेपर पर लिखकर परेशान मत करो। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अपने जेंडर का ध्यान रखो, लड़के की लाइन भी खुद ही गा देती हो। वैशाली शर्म से थोड़ा झेप गई। शाश्वत ने फिर अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकाले और वैशाली के हाथ में पकड़े एफएम के ऊपर रखते हुए बोला, और ये तुम्हारी पॉकेट मनी, अब तुमको ये खर्च करनी है या फिर इस गुल्लक में डालनी है, ये तुम सोचो बैठ के, मैं चेंज करके आता हूँ। बोल के शाश्वत अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। वैशाली तो बस प्यार, सम्मान, इज्जत से भरी नज़रों से शाश्वत को देखती रह गई। शाश्वत चेंज करके आया तो वैशाली ने भी पहले से चेंज करके रखा था। उसने रूम में ही फटाक से साड़ी निकाल के सूट डाल लिया था। मेकअप में उसने बस काजल और आईलाइनर ही लगाया था, साथ में रेड लिपस्टिक तो उसने बस वो लिपस्टिक पोंछ दी थी, पर फिर भी हल्की लाली थी उसके होठों पर। शाश्वत ने वैशाली को देखा तो मुस्कुरा दिया, पर शाश्वत को ये भी फील हुआ शायद उसने वैशाली का मूड ख़राब कर दिया। वैशाली ने कितनी मेहनत से ये सब अरेंज किया होगा। वो तो इतना शर्माती है कि सर्वेंट से सामान मंगवाने में भी उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, पर उसने 1 मिनट में माहौल, जज्बात सब बदल के रख दिया। पर उस समय उसको यही सही लगा। कोई भी गलतफहमी पालने से अच्छा है वैशाली उनके रिश्ते को लेकर क्लियर हो जाए कि रिश्ता बस एक चीज़ से चलता है, वो है विश्वास, जो उसको है वैशाली के ऊपर। तभी तो उसने वैशाली को गलत नहीं समझा। वही विश्वास वैशाली को भी दिखाना होगा उसके ऊपर, तभी एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी जी पाएंगे दोनों। मुसीबतें जीवन का एक अंग है, वो एक अंग के रूप में हमसे जुड़ी रहती है और किसी न किसी रूप में हमारे सामने आती है। अगर विश्वास है तो रिश्ते में कैसी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत आए उससे मुस्कुरा के निकला जा सकता है। शाश्वत खड़ा सोच रहा था कि वैशाली शाश्वत के पास आई और अपनी नज़रें नीची करके बोली, चाय पिएंगे। वैशाली के मन में कुछ नहीं था और ना ही वो हर्ट हुई थी। उसको भी सादगी से रहना पसंद था। वो तो ज्योति ने उसको सिखाया था, ऐसे पति को रिझाने से वो तुरंत मान जाते हैं। वैशाली ने चाय के लिए पूछा तो शाश्वत अब कैसे मना करता। उसकी नज़रों में तो वो पहले ही वैशाली को इतना हर्ट कर चुका है, अब और नहीं। इसलिए शाश्वत ने बिना समय गंवाए हामी सिर हिला दिया। वैशाली मुस्कुरा दी और चाय बनाने चली गई। शाश्वत भी मुस्कुरा दिया और सोचने लगा
कैसे वैशाली को स्पेशल फील करवाए, पर उसको कुछ समझ ही नहीं आया। तो उसने एफएम उठाया और उसमें सॉन्ग प्ले करके रख दिया। जल्दी वैशाली रूम में आई तो उसके कानों में गाने की आवाज़ पड़ी। एक दिन आप यूं ही हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था। वैशाली के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने नज़रें इधर उधर करके शाश्वत को देखा तो शाश्वत बालकनी के स्लाइड वाले डोर की मेड़ पर बैठा सुकून से चांद को निहार रहा था। वैशाली भी उसके बगल में आके बैठ गई। शाश्वत ने सिर घुमा के वैशाली को देखा, फिर वो भी मुस्कुरा दिया। वैशाली ने कुछ शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। वैशाली को ऐसा फील हो रहा था जैसे शाश्वत इस गाने के जरिए अपनी फीलिंग्स जाहिर कर रहा था। वैसे ये सच भी था। वैशाली ने एक चाय का कप शाश्वत के आगे कर दिया। शाश्वत ने चाय का कप लिया और चाय का सिप लेने लगा। दोनों शांत थे, पर माहौल एकदम रोमांटिक होकर रखा था। हाथ में चाय का कप, चांदनी रात, बैकग्राउंड में रोमांटिक सॉन्ग, साथ में मोहब्बत का साथ, और क्या चाहिए। कभी कभी खामोशी इतनी हसीन होती है कि बोलने का मन नहीं होता। वही हाल वैशाली और शाश्वत का था। दोनों हर दूसरे पल एक दूसरे को देखते, फिर मुस्कुरा के अपनी चाय पीने लगते। शाश्वत की चाय जल्दी फिनिश हो गई तो वो वैशाली को निहारने लगा। वैशाली ने फिर शाश्वत की तरफ देखा तो उसकी नज़रों में प्यार देख के वैशाली की नज़रें खुद ब खुद झुक गई। शाश्वत ने मुस्कुरा के वैशाली के आगे आते बाल कान के पीछे किए और बोला, बहुत प्यारी लग रही हो। वैशाली के गाल फिर लाल पड़ने लगे। बेचारी से थैंक यू तक ना बोला गया, पर उसने आज हिम्मत जुटा के अपनी शर्म को साइड किया और शाश्वत के एकदम करीब खिसक के बैठ गई और उसके कंधे पर सिर रख लिया। शाश्वत के दिल में सुकून ही सुकून फैल गया। उसने भी अपना हाथ वैशाली के कंधे पर रखते हुए उसको अपनी बाहों में समेट लिया। दोनों के बीच फिर प्यार और बहुत से सुकून भरी शांति फैल गई। एक परफेक्ट पिक्चर थी उस समय दोनों की। एक लवली कपल जो साथ में बैठे उस चांद को देखते हुए खामोशी से अपने प्यार को भी बिखेर रहे थे। घंटों ऐसे शांति से बैठने के बाद जब रात का क्या सुबह में ठंड का रुख बढ़ा तो वैशाली के होठ अपने आप ठंड से कांपने लगे। शाश्वत ने वैशाली को अपनी बाहों से आज़ाद कर दिया और बोला, सुबह होने को आ गई, थोड़ी देर सो लो तुम। वैशाली ने भी अपना सिर हिला दिया और ठंडाते हुए आई और सिकुड़ के कंबल ओढ़ के लेट गई। शाश्वत ने अपना सिर नामी हिलाया और अलमारी से एक कंबल निकाल के वैशाली के ऊपर डाल दिया। वो जानता था वैशाली को कितना ठंड लगता था और अब मौसम में सुबह और रात की ठंड बहुत बढ़ गई थी। शाश्वत वैशाली के बगल में आके लेट गया था। उसके कानों में दांत किटकिटाने की आवाज़ पड़ी। शाश्वत ने वैशाली को देखा तो वो कंबल के अंदर दुबक के आंखें बंद करके लेटी थी। उसके बाद भी ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे। शाश्वत ने अपना सिर पीट लिया और खिसक के वैशाली के पास आया और उसको अपनी बाहों में भर के उसकी पीठ सहराते हुए बोला, रिलैक्स, गहरी सांस लो, फिर इतनी ठंड नहीं लगेगी तुमको। वैशाली शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत फिर बोला, देख क्या रही हो, गहरी सांस लो। वैशाली ने अपनी नज़रें नीची कर ली और गहरी सांस भर के छोड़ी तो अब उसको इतनी ठंड नहीं लग रही थी। शाश्वत वैशाली को देखते हुए बोला, अब ठीक है, जितना फील करोगी उतनी ठंड लगेगी। वैशाली फिर शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत बोला, अब सो जाओ। वैशाली ने समय देखा और बोली, सुबह के 3:30 बज रहे हैं, अब सोई तो सुबह की पूजा के लिए उठ नहीं पाऊंगी। शाश्वत बोला, तो आज की पूजा छोड़ दो, हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, रात भर सोई नहीं हो, अब सीधा दोपहर को सोने को मिलेगा तुमको, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वैशाली बोली, कुछ नहीं होगा मुझे। शाश्वत बोला, मतलब तुम पूजा नहीं छोड़ोगी। वैशाली ने अपना सिर नामी हिला दिया। शाश्वत के साथ अब कुछ बुरा नहीं हो रहा था तो वैशाली को ऐसा लगने लगा था ये सब उसकी पूजा का फल है, इसलिए वो एक बार को खाना खाना भूल जाए, पर रोज़ पूजा करना और मंगलवार शाश्वत के ऊपर से दिया उतार के व्रत रखना नहीं भूलती थी। वैशाली को अब अपनी बात ना मानते देख शाश्वत फिर बोला, तो उतनी देर क्या करोगी, तुम तो 4:30 बजे उठ के पूजा करने जाती हो। वैशाली बोली, सोच रही हूँ अभी उठ जाती हूँ, आप आराम से सो जाइए, आपको भी तो फैक्ट्री जाना है, मैं तो फिर भी दोपहर को सो लूँगी, लेकिन आप, बोल के वैशाली शाश्वत की बाहों से आज़ाद होने लगी तो शाश्वत ने उसको और कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, चुपचाप लेटी रहो समझी। वैशाली फिर
शाश्वत को देखने लगी तो शाश्वत बोला, तुम ना मुझे घूरा कम करो। वैशाली ने तुरंत अपनी नज़रें नीची कर ली और धीरे से बोली, घूरती नहीं हूँ, बस देखती हूँ। शाश्वत मुस्कुरा दिया और वैशाली के माथे पर किस करके बोला, अच्छा वो छोड़ो, मैं ना कुछ सोच रहा था। वैशाली ने शाश्वत को देखते हुए कहा, क्या? शाश्वत बोला, मैं ये सोच रहा था कि तुम अपनी सरकारी जॉब के लिए फिर से ट्राई क्यों नहीं करती। वैशाली कुछ हैरानी से शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत आगे बोला, तुमने जॉब छोड़ी ही क्यों थी ये समझ नहीं पाया मैं आज तक, पर वो तुम्हारा डिसीज़न था, अभी भी तुम्हारा ही डिसीज़न होगा। तुमको जॉब करनी है कि नहीं करनी है? अगर नहीं करनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बस इतना सोच के जॉब के लिए बोला था कि तुम पूरा टाइम घर पर रहती हो, घर के काम के बाद बोर हो जाती होगी, बाहर निकलोगी तो कुछ नया सीखोगी, तुम्हारी पर्सनैलिटी में भी चेंज आएगा। वैशाली का दिल फिर भर आया। शाश्वत कितना सोचता है उसके बारे में, वो किस्मत की कितनी धनी है। शाश्वत के कहने पर वैशाली इस सोच में डूब गई। क्या उसको एक और मौका अपने आप को देना चाहिए? क्या उसको सच में फिर से सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करना चाहिए? कुछ दिन वैशाली के ऐसे ही सोचने में गुजर गए, पर वैशाली के मन में एक बात थी जो शाश्वत ने उसको बोली थी, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज हो। वो सोच के वैशाली को हिम्मत मिली। वो इस निर्णय पर पहुंची कि वो जॉब के लिए ट्राई करेगी। लेकिन एक बार भूमि जी का मन जानने के बाद, क्योंकि जब तक एक ससुराल में सास पढ़ाई में सपोर्ट नहीं करती तब तक पढ़ाई बस नाम की पढ़ाई बन के रह जाती है। उसका अंत में कोई परिणाम नहीं निकलता, बस कहने को हो जाता है, भाई मैंने शादी के बाद इतना पढ़ा, पर क्या फ़ायदा पढ़ने का जब आप जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। इसलिए वैशाली ने आराम से भूमि जी से बात की। वैशाली अभी तक अपनी सास को इतना तो जान गई थी, भूमि जी कभी उसको पढ़ने के लिए मना नहीं करेगी। लेकिन भूमि जी ने सरकारी नौकरी की बात पर जो कहा वो सुन के वैशाली शॉक्ड हो गई। भूमि जी ने वैशाली से पूछा, तुम पहले टीचर की जॉब करती थी तो तुम टीचर क्यों बनी? अब वैशाली के पास बस एक ही ऑप्शन था, टीचर बनना, तो वो अपने परिवार के कहने पर बन गई। आधे से ज़्यादा लड़कियों का यही हाल है, उनको खुद को पता ही नहीं होता आखिर उनको करना क्या है। उनके परिवार वाले रिश्तेदार जो सजेस्ट करते हैं वो काम वो कर देती है, और वैशाली भी उन्हीं लड़कियों में से थी। वैशाली ने भी भूमि जी को खुले मन से बता दिया। उसके पापा ने टीचर की जॉब के लिए बोला था। भूमि जी ने फिर सवाल किया, तो तुम भी टीचर ही बनना चाहती होगी ना? वैशाली थोड़ा उदास हो गई और बोली, नहीं, मुझे पुलिस में जॉब करनी थी, लेकिन पापा का कहना था ये पुलिस की जॉब लड़कियों के लिए ठीक नहीं, रात रात भर बाहर जाना पड़ता है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो। वैसे ही लड़का नहीं मिल रहा तब तो शादी का भूल जाओ। उस बात पर भूमि जी पूरे अधिकार से बोली, पहले तुमने अपने पापा के कहने पर टीचर की सरकारी नौकरी की तैयारी की, अब अपने मन की करो। अगर जॉब करनी है तो पुलिस की जॉब के लिए तैयारी करो, जो ऊंच नीच होगी मैं संभाल लूँगी, पर जॉब करोगी तो पुलिस की, वरना घर पर बैठो। मेरा बेटा इतना कमा लेता है कि जीवन भर जिस चीज़ पर हाथ रखोगी ला के दे देगा। अब वैशाली को समझ नहीं आया भूमि जी उसको घुमा के मना कर रही है या उसके अंदर जोश भर रही है, पर वैशाली ने भूमि जी की इस बात को पॉजिटिव वे में लिया। किसी ने सच ही कहा है, हर बात के दो पहलू होते हैं, वो आपके ऊपर है उस बात को आप किस रूप में लेना चाहते हैं। इस बार वैशाली ने अपने नए परिवार के साथ, नई सोच के साथ नई शुरुआत करने का सोचा, पर उसने ये बात शाश्वत को ना बताने का फैसला लिया। रह रह के वैशाली को शाश्वत की वही बात याद आ रही थी, ऐसी पर्सनैलिटी चेंज करो कि लोग तुमसे डरे। पहले तो वैशाली समझ नहीं पाई थी वो कैसे अपनी ऐसी पर्सनैलिटी बनाई, पर अभी उसकी सास रूपी माँ ने उसको रास्ता दिखा दिया था। वैशाली ने शिव की मदद से अपनी पढ़ाई शुरू की और शाश्वत को ये बताया कि वो फिर से सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रही है, पर किस सरकारी नौकरी के लिए ये नहीं बताया। शाश्वत को इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, वो तो ज़्यादा वैशाली से पूछता नहीं था, पर उसको एक बात ज़रूर समझाता था, जॉब ना लगे तो निराश मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कोशिश करना हमारे हाथ में है, पर फल मिलना भगवान के। वैशाली खुशी खुशी सब कर रही थी। ऐसे ही हंसी खुशी समय गुजरने लगा। वैशाली ने पढ़ाई में अपनी जी जान लगा दी थी और उसमें सबसे बड़ा हाथ था भूमि जी का। जो भूमि जी सर्वेंट के हाथों का खाना
बीमार पड़ जाए फिर भी ना खाए। उन्होंने बस वैशाली दिन रात पढ़ सके इसलिए खाने के लिए भी कुक रख लिया था। अब वैशाली को घर में एक काम नहीं होता था, वो दिन रात बस पढ़ा करती थी। शिव भी उसकी मदद करता था। शिव वैशाली को जिम लेकर जाता था ताकि वैशाली शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग हो जाए और जब उसका फिजिकल और मेडिकल हो तो वो भी वैशाली आराम से निकाल सके। साथ में शिव ने वैशाली को कैंप में भी ज्वाइन करवा दिया जो पुलिस की फिजिकल एग्ज़ाम के लिए ट्रेनिंग करवाते हैं। शिव ने वैशाली की ऑनलाइन कोचिंग क्लास भी स्टार्ट करवा दी थी। सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था और समय पंख लगा के उड़ गया। जल्दी पुलिस के सरकारी फार्म निकले और शिव ने वैशाली का फार्म भर दिया। अब वैशाली इतनी मेहनत कर रही थी तो शिव ने यूपीएससी में आईपीएस की पोस्ट के लिए वैशाली को किस्मत आजमाने के लिए बोला था। बाकी वैशाली की मेहनत थी। वैशाली ने भी अपनी कमर कस ली थी। उसके अंदर भी सभी के इतने स्पोर्ट्स से जोश भर गया था। उसने भी शिव की बातें तुरंत मान ली थी। कुछ महीनों बाद एग्ज़ाम हुए और वैशाली का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, लेकिन फिर भी एक डर तो रहता है। वो सबके इतने सपोर्ट के बाद भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाई तो। पर यूपीएससी का एग्ज़ाम इतना भी आसान नहीं होता है। अगर वो नहीं पास हुई तो सब उसको समझेंगे। वैसे भी अभी उसके पास 3 साल और है। वो 3 साल और यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकती है। वैशाली अब बस रिज़ल्ट आने का वेट कर रही थी, लेकिन शिव को विश्वास था वैशाली एग्ज़ाम और इंटरव्यू में निकल जाएगी। फंसेगी तो फिजिकल एग्ज़ाम में, इसलिए शिव ने वैशाली की ट्रेनिंग बढ़ा दी थी। ऐसे ही समय गुजरता चला गया। रिश्ते और मजबूत होते गए। वैशाली को अब ऐसी फीलिंग आने लगी कि वो अपने ससुराल में नहीं मायके में रहती है। इतना प्रेम इतना सपोर्ट जो मिल रहा था उसे। आज वैशाली का रिजल्ट आने वाला था। सभी घर पर थे। वैशाली ने सोचा था अगर वो पास हुई तभी शाश्वत को बताएगी वो आईपीएस की तैयारी कर रही है। रिजल्ट आ चुका था। नेट बहुत स्लो चल रहा था जिसकी वजह से रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा था। सभी लैपटॉप के सामने बैठे थे कि शाश्वत का फ़ोन बजा। शाश्वत ने पहले तो इग्नोर कर दिया, फिर घर के लैंडलाइन पर फ़ोन आया। घर के सर्वेंट ने कॉल पिक किया तो उसके होश उड़ गए। वो भागे भागे सबके पास आई और शाश्वत से बोला, सर फैक्ट्री में आग लग गई। बाकी सबके भी होश उड़ गए। शाश्वत और शिव तुरंत उठ के भागे। भूमि जी तो अपने सीने पर हाथ रख के फपक के भगवान के नाम लेते हुए रो पड़ी थी। वैशाली की आंखों में भी आंसू झरने जैसे बह रहे थे कि तभी वैशाली की नज़र लैपटॉप पर गई जहां उसका रिजल्ट शो हो रहा था और वो पास हो गई थी। वैशाली भी इस बार फपक के भूमि जी के गले लगकर रो पड़ी। खुश हो कि दुखी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही शाश्वत और शिव फैक्ट्री पहुँचे तो रेस्क्यू टीम अंदर लोगों को निकाल रही थी। पूरी फैक्ट्री जल के बर्बाद हो चुकी थी। शाश्वत एकदम सुन पड़ चुका था। वो बुत बना खड़ा बस अपनी मेहनत को खाक में मिलते देख रहा था। शिव भी रोने लगा था शाश्वत को इतना शांत देख के और फैक्ट्री को ऐसे जलते देख उसकी रूह कांप रही थी। पर कोई था जो दूर खड़ा शाश्वत को देख के मुस्कुरा रहा था। वो थी जानू जो कुछ ही महीने पहले जेल से बाहर आई थी और तब से कैसे भी करके शाश्वत को बर्बाद करने की घात लगाई बैठी थी। शाश्वत ने जानू के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की थी और जानू पर ब्लैकमेल, एक गुनाहगार का साथ देने, झूठी शादी का नाटक करने के केस में 6 महीने की जेल हुई थी, जिससे उसके पापा की इमेज पर बहुत असर पड़ा था। जानू जेल से बाहर तो आ गई, लेकिन बदले की भावना के साथ, और वही बदले की भावना में शाश्वत के इतने सालों की मेहनत जल रही थी। सब आग में जल के बिखर चुका था। शाश्वत ने पुलिस के साथ सारी कार्रवाई की और देर रात जब वो घर वापस लौटने को हुआ तो उसकी फैक्ट्री में काम करने वालों ने घेर लिया। सब घबराए हुए अपना दुखड़ा रोने लगे। शाश्वत ने अपने आप को संभाल के सबको सांत्वना दी। वो किसी के साथ गलत नहीं होने देगा। शिव शाश्वत के साथ हर एक पल था। आग पूरी तरह ठंडी नहीं हुई थी, इसलिए अंदर नहीं जाया जा सकता था। शिव शाश्वत को लेकर घर आ गया था तो उसके लिए एक और मुसीबत तैयार थी। भूमि जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उनको अभी तक घर वालों के बहुत से कॉल आ चुके थे और ये तो जग जाहिर था जब किसी पर ऐसी मुसीबत आती है तो सब टेंशन देने के सिवा कुछ और नहीं करते। अब क्या होगा, कैसे इस नुकसान से निकलोगे। अब तो रोड पर आने वाली कंडीशन आ जाएगी, न जाने क्या क्या, जिससे भूमि जी का बीपी इतना लो हो गया कि वो बेहोश हो गई। उनका शरीर बुखार से तपने लगा। वैशाली ने डॉक्टर को घर पर बुला लिया था। उन्होंने भूमि जी को इंजेक्शन देकर आराम करने और कम सोचने का बोला था।
शाश्वत भूमि जी का ये हाल देख के और परेशान हो गया। शाश्वत भूमि जी के पास आया और बोला, माँ ये सब क्या है? ऐसे समय में आप कैसे हिम्मत हार सकती हो? भूमि जी बच्चों के जैसे रो दी और बोली, बेटा सब बर्बाद हो गया, तुम्हारी मेहनत आग। वो बोली नहीं पा रही थी, लेकिन शाश्वत ने धीरज से काम लिया और बोला, माँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसको ठीक ना किया जा सके। आप परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा, आप ज़्यादा मत सोचो। भूमि जी कुछ नहीं बोली, पर वो जानती थी उनका बेटा कभी हार नहीं मानेगा और ना कभी ये बताएगा कि इतनी मुसीबत में है वो। शाश्वत ने फिर वैशाली से भूमि जी का ख्याल रखने को बोला और अपने रूम में आ गया। शाश्वत ने रूम में आके डोर बंद किया और आंखें बंद करके डोर से टेक लगाकर खड़ा हो गया। शाश्वत भी टूट चुका था, हद से बाहर परेशान था। बस एक ही तो लड़का था, ऊपर से इतना सब देखा तो आंसू मर चुके थे, इसलिए आंसू नहीं निकल रहे थे, वरना अंदर से तो आत्मा तक रो रही थी, क्योंकि वो जानता था आगे उसके साथ अभी क्या होने वाला है, उसको अभी किन चीज़ों का सामना करना है। शाश्वत खड़ा था कि डोर पर आवाज़ आई। शाश्वत तुरंत सीधा खड़ा हो गया और अपने फेस को नॉर्मल कर लिया और डोर ओपन किया तो वैशाली खड़ी थी। वैशाली तुरंत शाश्वत के गले से लग गई और रोते हुए बोली, ये सब कैसे हो गया? शाश्वत वैशाली को शांत कराते हुए बोला, पता नहीं, लोगों का कहना है शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी चिंगारी कपड़े पर पड़ी और कपड़ा जलने लगा और उस जरा सी आग ने सब जला दिया। वैशाली और फूट फूट के रोने लगी और बोली, अब हम लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा नुकसान। वैशाली बस रोई जा रही थी। शाश्वत को अभी खुद नहीं पता था वो आगे इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। फिर भी वो वैशाली को शांत कराते हुए बोला, तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वैशाली ने और कस के शाश्वत को हक कर लिया। शाश्वत वैशाली का डर समझ रहा था और वही डर उसके अंदर भी था, पर वो कमज़ोर पड़ गया तो बाकी सब तो और टूट के बिखर जाएंगे। नेक्स्ट डे सुबह होते ही शाश्वत के पास कॉल आने शुरू हो गए थे। उसकी फैक्ट्री जलने की बात पूरी मार्केट में आग के जैसे फैल चुकी थी। शाश्वत को कुछ कॉल सांत्वना देने के लिए आ रहे थे, तो कुछ कॉल ऑर्डर कैंसिल करने के लिए, तो कुछ कॉल पुराने ऑर्डर को वहीं स्टॉप करने के लिए। शाश्वत ये सब जानता था ऐसा होगा ही, पर भूमि जी सब सुन सुन के और परेशान हुए जा रही थी। ऊपर से फैक्ट्री के वर्कर्स भी परेशान थे अपने पैसों के लिए। शाश्वत ने उनका पिछला जितना भी बकाया पैसा था और एक जॉब छोड़ने पर जितना भी पैसा मिलता है सब देने का वादा किया था, तो सबको जल्दी थी कहीं शाश्वत अपनी बात से पलट ना जाए और ऐसे ही सबको जॉब से निकाल दे, क्योंकि फैक्ट्री को दोबारा से खड़े होने में समय लग जाएगा और तब तक इतने सारे वर्कर्स को शाश्वत कहाँ से पैसे देगा, तो उसको उनको जॉब से निकालना ही पड़ेगा। पर ऐसे समय में सब वर्कर्स को ऐसे ही थोड़े पैसे देकर निकाल देते हैं, पर शाश्वत ने पूरे मुनाफे के साथ जॉब से निकालने का वादा किया था, तो सबको एक डर भी था कहीं शाश्वत मुनाफे वाली बात से मुकर ना जाए, तो सभी उसको परेशान कर रहे थे। शाश्वत भी सबकी मनोदशा समझ रहा था, पर कोई उसकी मनोदशा समझने को रेडी नहीं था। शाश्वत ने सबसे पहले वर्कर्स को पैसे देने का सोचा, क्योंकि कल जब फिर उसकी फैक्ट्री खड़ी होगी तो यही वर्कर्स उसके बिना बुलाए आएंगे और मेहनत से काम करेंगे। विश्वास भी कोई चीज़ होती है। पर शाश्वत ने सबका हिसाब किया तो उसको दोबारा से अपनी फैक्ट्री खड़ी करने के लिए पैसे की कमी का सामना करना पड़ेगा। नए ऑर्डर्स मिलने बंद हो गए, पुराने ऑर्डर भी कैंसिल हो रहे हैं, तो उसको कहीं से कोई पैसा नहीं मिलने वाला। उसके पास खुद की जो सेविंग थी उसी से सब मैनेज करना था। इंश्योरेंस वाले भी अपना प्रोसेस करने में बहुत समय लगा देंगे, तब तो वो मार्केट में सबसे नीचे चला जाएगा। एक नहीं बहुत सी दिक्कतें थी। भूमि जी शाश्वत से बोली परिवार वालों से मदद लेने को। शाश्वत जानता था कोई मदद को नहीं आएगा, उसने भूमि जी को मना कर दिया, पर एक माँ तो माँ ही होती है। उन्होंने एक कोशिश की, पर जैसा शाश्वत का सोचना था वही हुआ। सबने हम बहुत छोटे आदमी हैं, करोड़ों का मामला है, हम कैसे मदद करेंगे बोल के हाथ पीछे खींच लिए। सभी बहुत परेशान थे। दिन ऐसे ही परेशानी से भरे गुजरने लगे। आस पड़ोस वाले भी बातें बनाने में लगे थे। ऐसे ही एक दिन भूमि जी का मन अशांत था, तो उन्होंने वैशाली को मंदिर ले जाने को कहा। वैशाली भूमि जी को घर के पास वाली मंदिर में ले आई। वहाँ मोहल्ले की कुछ औरतों ने दोनों को देख लिया और बातें करनी शुरू कर दी। ऐसा तो होना ही था, मांगलिक लड़की से अपने बेटे की शादी करेगी तो सब सत्यानाश ही होगा। वैशाली ने ये बातें सुनी
तो उसके दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई। वो औरतें आगे आपस में बातें करने लगी। हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, पर भगवान ने जो चीज़ें बनाई है उससे आगे थोड़ी ना हो जाएंगे। भूमि जी ने सबकी नज़रों में महान बनने के लिए ऐसी घोर मांगलिक लड़की को बहू बनाया, और आज देखो सब खा गई। अब तो रोड पर आने वाली हालत हो गई है। पता है, घर के सर्वेंट को भी काम से निकालना पड़ा। भाई ऐसा तो करना ही पड़ेगा, वरना उसको पैसे कहाँ से देंगे। भूमि जी आगे थी, उनको कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन वैशाली की आत्मा तक ये सोच के डर गई, ये सब उसके मांगलिक होने की वजह से हो रहा है। वैशाली ने भगवान के आगे हाथ जोड़ लिए, उनसे रास्ता दिखाने को बोलने लगी। तभी उसकी नज़र पंडित जी पर गई। वैशाली ने भूमि जी को मैं आती हूँ बोला, और पंडित जी के पास अपने सवालों के जवाब लेने पहुँच गई। वैशाली ने पंडित जी को अपने बारे में और अभी जो कुछ मुसीबतें उसके परिवार पर आई है सब बता दिया। पंडित जी सब सुन के वैशाली के हाथ की रेखा देखते हुए बोले, अभी संकट आया नहीं है, इससे बड़ा संकट आएगा। वैशाली और डर गई और बोली, क्या ये सब मेरे मांगलिक होने का प्रभाव है? पंडित जी बोले, हाँ, ये उसी का प्रभाव है। पूजा पाठ से तुम्हारे पति के सिर से मौत का खतरा तो टल गया, पर उसको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। वैशाली की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, कोई उपाय पंडित जी? पंडित जी बोले, बेटा बस सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करती रहो। एक पूजा बता रहा हूँ, वो रोज करो, भगवान भला करेगा। वैशाली पूजा के बारे में सब जान के भूमि जी के साथ घर आ गई कि उसके ऊपर एक और बम फूटा। शाश्वत इंश्योरेंस कंपनी वाले से बात कर रहा था, और इंश्योरेंस कंपनी वालों ने इंश्योरेंस देने से मना कर दिया। उनका कहना था, यह आग जानबूझ के लगाई गई है, हमने सर्वे किया है, और जानबूझ के आग लगाने पर कंपनी इंश्योरेंस नहीं देती है। यह तो आपने कंपनी से पैसा हड़पने के लिए नाटक किया है। शाश्वत की एक सबसे बड़ी उम्मीद टूट चुकी थी। अगर इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले तो वो दोबारा अपनी फैक्ट्री कैसे खड़ी करेगा। उसने ये सोचा था, इंश्योरेंस से जो पहले पैसे आएंगे उससे वो सबसे पहले मशीन ठीक करवा के एक रेंट पर जगह लेकर थोड़ा बहुत काम शुरू कर देगा। पर यहाँ पर तो उसकी लाठी ही खींच ली। बाकी जो उसके पास पैसा था वो सब वर्कर्स को देने में चला गया। और ये बात जान के वैशाली को पंडित जी की बात याद आई। मुसीबत तो अब आएगी, शायद ये वही मुसीबत है। परेशानी से भरे दिन गुजरने लगे। शाश्वत अपनी पूरी कोशिश में था कि सब ठीक कर ले, नहीं तो इतना तो ठीक कर सके कि उसकी रोड पर आने वाली कंडीशन ना आए। पर बोलते हैं ना, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं और डूबते सूरज को कोई नहीं पूछता। शाश्वत जहाँ भी हाथ डाल रहा था सब जगह से उसे निराशा ही हाथ लग रही थी। शाश्वत अपने में परेशान था, और वैशाली ये सोच के परेशान थी, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। ऐसे ही देखते देखते वैशाली के इंटरव्यू की डेट आ गई। शिव के पास ये मैसेज आया तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। वो तो इतनी टेंशन में भूल ही गया था। शिव ने तुरंत वैशाली को खबर दी और शाश्वत को आज ही सब बताने को कहा, लेकिन वैशाली ने इंटरव्यू के लिए मना कर दिया। वो बोली, मैं इंटरव्यू क्रॉस नहीं कर पाऊँगी, मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं बची है, और ना ही मैं इनको कुछ भी बता के और संकट में डालना चाहती हूँ। अगर मैंने इनको बताया तो ये अपना काम छोड़ के मेरे भविष्य के बारे में, मेरी जॉब के बारे में सोचेंगे, जो मैं नहीं चाहती। शिव वैशाली की समस्या भी समझ रहा था और इस समय के हालात भी, इसलिए उसने वैशाली को ये समझाया, पहले वैशाली इंटरव्यू क्रॉस कर ले, उसके बाद देखेंगे क्या करना। अगर इंटरव्यू क्रॉस हुआ तो ही शाश्वत को बताएंगे, वरना ये बात यहीं ख़त्म कर देंगे। वैशाली शिव की बात मान गई। वो जानती थी अब वो इंटरव्यू नहीं निकाल पाएगी। दूसरे दिन इंटरव्यू था। शिव वैशाली के साथ चलने को बोलने लगा, लेकिन वैशाली ने बोला, तुम अपने भाई के साथ रहो, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी बस आज इंटरव्यू है, उसके बाद भी बहुत से चरण होते हैं, उसके बाद डिसाइड होगा उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा कि नहीं। शिव भी मान गया। वैशाली इंटरव्यू के लिए पहुंची तो उससे जो सवाल किए गए, भगवान की कृपा और शिव की मेहनत से उसे सब आते थे। उसने भले इन कुछ दिनों में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन शिव ने पहले ही वैशाली की तैयारी करा के रखी थी, जिससे वैशाली इंटरव्यू में पास हो गई। उसके बाद धीरे धीरे वैशाली ने सारे चरण क्रॉस कर लिए और अब बस उसको ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर जाना होगा, वो भी 2-3 साल के लिए। वैशाली अब संकट में फंस गई। उसको लगा था वो जब पढ़ाई नहीं कर रही है तो एग्ज़ाम के किसी न किसी चरण में फंस ही जाएगी, लेकिन वो सब में पास होती चली गई। अब वैशाली को समझ नहीं आ रहा था
वो सबको बताए कि वो पास हो गई, ट्रेनिंग के बाद वो आईपीएस बन जाएगी। अगर सब नॉर्मल होता तो ये इतनी खुशी की बात थी कि सबको ढोल नगाड़े के साथ बताई जाती, पर अब वैशाली का जी घबरा रहा था। वो जानती थी अगर शाश्वत को इस बात की खबर लगी तो वो उसको भेज देगा, लेकिन उसके भी कुछ कर्तव्य थे अपने परिवार के प्रति। भूमि जी टोटली बेड रेस्ट पर चली गई थी। शाश्वत और शिव भी दिन रात फैक्ट्री के चक्कर में उलझे रहते थे। कितना समय गुजर चुका था, ना किसी ने ठीक से खाना खाया था, ना ही सोए थे। ऐसे में वो अपने पति, अपनी सास, अपने भाई जैसे देवर को कैसे छोड़ के जाएगी। उसके लिए जाने का सोचना भी पाप होगा। जिस परिवार ने उसको इतना प्रेम दिया, मान सम्मान, एक बेटी का दर्जा दिया, वो उनको मुसीबत के समय छोड़ के चली जाए, कभी नहीं। इतनी पत्थर दिल, स्वार्थी वो अपने जीवन में कभी नहीं बन पाएगी। वो जिस परिवार के सपोर्ट से अपने पैरों पर खड़ी हुई, अपने आत्म सम्मान के लिए बोलना सीखा, उसको ऐसी मुसीबत की घड़ी में छोड़ के चली जाए, नहीं वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। शाश्वत को वैसे कुछ नहीं पता है। भूमि जी तो टेंशन में सुदीक हो चुकी है। बच्चा शिव, शिव से वो बोल देगी, वो फेल हो गई, बात यहीं ख़त्म। वैशाली ने इतना बड़ा मौका अपने परिवार के लिए खुशी खुशी छोड़ दिया था। वैशाली फिर सब भूल के अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी। उसके मन में एक बार को इस बात का अफसोस नहीं हुआ। सब कुछ हाथ में होते हुए उसने अपना हाथ झटक दिया। बस एक ट्रेनिंग और वो एक आईपीएस ऑफिसर बन के वर्दी में खड़ी होती। पर वैशाली को भूमि जी की चिंता थी। उनकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। वैशाली को कुछ समझ नहीं आया, सब कैसे ठीक होगा। वैशाली ने सोचा आज भूमि जी के लिए मंदिर में प्रसाद चढ़ाई, शायद भगवान उनकी इतनी तो सुन ले कि भूमि जी को ठीक कर दे। वैशाली मंदिर से प्रसाद चढ़ा के बाहर आके अपनी चप्पल पहन रही थी कि कुछ मोहल्ले की लेडीज़ उसको देख के बातें करने लगी। कैसी मांगलिक लड़की है, सब खा गई, उसके बाद भी बेफिक्र इधर उधर घुमा करती है। सभी ने वैशाली को कई बार घर से बाहर अकेले जाते देखा था। वैशाली अपने इंटरव्यू के लिए नहीं तो भूमि जी की दवा लेने के लिए बाहर जाती थी। अब उसने छोटे मोटे कामों के लिए शिव और शाश्वत से बोलना छोड़ दिया था और बाकी सबको देख के ये लगता था कि वैशाली मस्त टेंशन फ्री घूम रही है। वैशाली की आंखें भर आई थी। तभी एक लेडीज़ वहाँ आके उन बाकी लेडीज़ से बोली, अगर मुझे पता चलता ये सब मेरी वजह से हो रहा है तो मैं तो अपनी जान ही दे देती, क्योंकि अपनी वजह से इतने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करना। शाश्वत को देखा है बेचारा कितना मूर्छा गया है, पर क्या बोल सकते हैं, जब घोर मांगलिक है। ये बात पता थी तब लड़के को फंसा के शादी कर ली, तो सोचो कितनी मोटी चर्बी की होगी। वैशाली तुरंत वहाँ से रोते हुए निकल आई। थोड़ी दूर पर खड़ी जानू शैतानी मुस्कान मुस्कुरा रही थी। वैशाली पैदल चलते हुए घर आ रही थी और उसके दिमाग में उन औरतों की बातें घूम रही थी। उस दिन के बाद से वैशाली खामोशी रहने लगी। उसका पूरा दिन बस दो कामों में जाता था, या तो भूमि जी की सेवा करने में या फिर भगवान के मंदिर में रोते हुए। वैशाली के दिमाग में उन औरतों की बातें इस कदर घर कर गई थी कि उसके दिमाग में बस वही बातें घुमा करती थी। धीरे धीरे वो एक तरह से बोल सकते हैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। हाथ कांपना, जरा सी आवाज़ से डर जाना, बुरे सपने आना, वे बजे बस रोते रहना, हर जगह उन औरतों की आवाज़ें सुनाई देना। मैं होती तो मर जाती, एक की वजह से इतनी ज़िंदगी खराब हो रही है। ऊपर से जब वैशाली शाश्वत को परेशान दिन रात इधर उधर भागते, नहीं तो फ़ोन पर किसी क्लाइंट से बातें करते सुनती थी और वो क्लाइंट शाश्वत को हेल्प करने के लिए मना कर देता था, तो वैशाली के दिमाग में बस एक ही चीज़ घूमती थी, वो मांगलिक है, वो है तो दिक्कतें हैं, वो नहीं रहेगी तो दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। शाश्वत भी इतना परेशान था कि वैशाली के बदले स्वभाव को नोटिस ही नहीं कर पा रहा था। उसका पूरा समय या तो घर से बाहर, नहीं तो अपनी फैक्ट्री में जो मशीनें कुछ ठीक हालत में बची थी उनको बाहर निकलवा के दोबारा से ठीक करवानी। रेंट के लिए इतनी बड़ी मशीन ढूंढने में निकल जाता था जहां वो दोबारा से अपना काम शुरू कर सके। ऐसे ही एक दिन वैशाली को इतना बुरा सपना आया कि वो अपने होशो हवास खो बैठी। वो डिप्रेशन की चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी, जहां जो चीज़ें नहीं भी होती है वो भी ऐसा लगता है कि सच में है। और सोने पर सुहागा ये हुआ कि मोहल्ले में किसी की डेथ हो गई और वैशाली ने उसकी अर्थी उठते देखा। वैशाली को ऐसे लगने लगा जैसे वो डेथ बॉडी बोल रही हो, अपने आप को मार दो और मेरे साथ चलो, तुमको ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां से तुम सबको खुश देख सकोगी। वैशाली की मानसिक स्थिति
वैसे ही खराब हो रखी थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। उसने अपनी साड़ी अलमारी से निकाली और स्टूल बेड पर रखा और अपने लिए फंदा तैयार कर लिया। वैशाली की आंखों के सामने बस वो डेथ बॉडी खड़ी थी जो उसे ऐसा करने को बोल रही थी। वैशाली पहले से ही दिल और दिमाग से बहुत भावुक इंसान थी, इसलिए इस बीमारी का शिकार बहुत आसानी से और बहुत जल्द हो गई थी और उसी के चलते वैशाली ने अपने आप को मौत के हवाले करने का फैसला इतनी आसानी से कर लिया।